नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 9th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 9th चैप्टर है लाइफ इन द डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। तो हम देखेंगे रेगिस्तान में या डिजर्ट में लोगों की लाइफ कैसी है, किस प्रकार से लोग वहां पे रहते हैं। तो चैप्टर 5 में वाटर जब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था दोस्तों? उसमें हमने देखा था कि वाटर का मतलब जैसे प्लांट, एनिमल और पीपल, इनके लिए वाटर मीन्स क्या है? लाइफ है, यानी जल ही जीवन है। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे लोग हो, यानी कि मनुष्य, सबके लिए जल क्या है? जीवन है। वाटर क्या है? लाइफ है। और ऐसे किसी भी प्लेस पे जहाँ पे पीने के लिए पानी ना हो, और जहाँ पे कैटल को फीड कराने के लिए, कैटल को चराने के लिए ग्रास ना हो, यानी कि घास ना हो, और ऐसे जगहों पे जहाँ पे क्रॉप को ग्रो कराने के लिए पानी ना हो, उस जगह पे रहना बहुत ही डिफिकल्ट है किसी के लिए भी। ठीक है, समझना इस चीज को। यानी कि ऐसे किसी भी प्लेस पे जहाँ पे पीने के लिए पानी ना हो और कैटल के लिए ग्रास ना हो, कैटल को फ्री फीड कराने के लिए ग्रास ना हो, और जहाँ पे क्रॉप को ग्रो कराने के लिए पानी ना हो, ऐसे जगहों पे किसी के लिए भी बहुत रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। किसी के लिए भी जीवन जीना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है। डिजर्ट क्या? डिजर्ट एक एरिड रीजन है जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई या लो टेम्परेचर होता है और वेजिटेशन स्कार्स वेजिटेशन होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस। तो दोस्तों, वर्ल्ड के हम कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में सीखेंगे आगे, वेयर पीपल हैव लर्न टू कॉप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर, कि जहाँ पे लोग एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर से कॉप करना सीख गए हैं। यानी एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस, यानी कुछ प्लेसेस पे फायर जैसी हॉट और कुछ प्लेसेस पे आइस जैसी कोल्ड है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे आग जैसी गर्मी है, और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे बर्फ जैसी ठंड है। दीज आर द डिजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? ये वर्ल्ड के डिजर्ट एरिया है। These are characterized by low rainfall, scanty vegetation, scanty यानी कि sufficient, not sufficient यानी enough नहीं, sufficient नहीं होना, बहुत ही कम, scanty vegetation and extreme temperature। तो दोस्तों, ये जो places है यहाँ पे बहुत ही low rainfall होती है, scanty vegetation है, और extreme temperature होता है। extreme temperature यानी कि बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा कम। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट। तो दोस्तों, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी वहाँ के तापमान पर डिपेंड करता है कि जो डिजर्ट है हॉट भी, और हॉट डिजर्ट हो सकता है यानी गर्म डिजर्ट, और कोल्ड डिजर्ट भी हो सकता है। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड वेयर एवर लिटल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो इन लैंड में दोस्तों, इन लैंड द सेंस हॉट डिजर्ट में और कोल्ड डिजर्ट में लोग वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, ताकि वे कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर कर सके। दी हॉट डिजर्ट। अब हॉट डिजर्ट के बारे में देखते हैं। सहारा। तो आप मैप देखना दोस्तों, वर्ल्ड मैप देखो। अब उसमें जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसको देखो, और सहारा डिजर्ट को लोकेट करो। ठीक है, सहारा डिजर्ट कहाँ पे है? यह नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका जो है उसका ये बहुत बड़ा पार्ट जो है कवर कर रहा है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। तो दोस्तों, जो सहारा डिजर्ट है वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजर्ट, सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। इसका जो एरिया है अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था, इंडिया का जो एरिया है, यानी हमारे भारत देश का जो एरिया है, जो भूभाग है या जो क्षेत्रफल है, वह कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सोचो, जितना बड़ा हमारा हिंदुस्तान है, जितनी बड़ी हमारी हमारी कंट्री है, उसके 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा यह सहारा डिजर्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। ठीक है, यानी जो सहारा डिजर्ट है वह वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है, और उसका जो एरिया है, यानी एरिया द सेंस कितने भूभाग पर फैला हुआ है, या कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है, वह कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसका जो एरिया है वह है 3.228 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिस सहारा डिजर्ट। तो दोस्तों, जो सहारा डिजर्ट है वह 11 कंट्रीज को टच करता है, यानी जो सहारा डिजर्ट है वह 11 कंट्रीज, कितनी? 11 देश, यानी 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। काउंट करोगे कितना होगा? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 11 कंट्रीज में फैला हुआ है क्या, सहारा डिजर्ट। अभी देखेंगे हम मैप में। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. तो जब भी दोस्तों अगर आप सोचो, आप जब भी आप डिजर्ट के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में डायरेक्टली बिना कुछ सोचे विचारे आपके माइंड में क्या जाता है, आपके माइंड में तुरंत सैंड आ जाता है। अरे अगर डिजर्ट है तो यहाँ पे पूरा सैंड होगा, पूरी रेत होगी। बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड, बट दूर दूर फैले हुए सैंड के अलावा सहारा डिजर्ट इज कवर विद देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेटूज विद बेयर रॉकी सरफेस। तो दोस्तों सहारा डिजर्ट जो है वहाँ पे सैंड के अलावा दूर दूर तक फैले लॉन्ग स्टेचेस पर फैले सैंड के अलावा बहुत सारे क्या हैं, ग्रेवल प्लेन्स हैं। वहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स भी है और बहुत एलिवेटेड प्लेटू हैं, उठे हुए ऐसे एलिवेटेड प्लेटू हैं जो कि जिन विद बेयर रॉकी सरफेस, जिनका जो सरफेस है क्या है, रॉकी है। These rocky surfaces may be more than to 2500 meter high at some places। 2500 जैसे 2.5 किलोमीटर। तो ये जो रॉकी सरफेसेस है दोस्तों, कुछ प्लेसेस पे इनकी जो हाइट है, कहाँ किससे लेवल से, ग्राउंड लेवल से वो कितनी है, लगभग 2500 मीटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सहारा डिजर्ट, देखो कि हर जगह यहाँ पे जैसे ग्रेवल प्लेन दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रेवल प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे एलिवेटेड प्लेटू दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डिजर्ट में केवल और केवल सैंड होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो अफ्रीका कंटिनेंट है, हम वर्ल्ड मैप में अफ्रीका कंटिनेंट देख ले। अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्थ पार्ट में देखो, ये पूरा एज वाला जो एरिया है दोस्तों, ये क्या है, ये एरिया दिखा रहा है जो सहारा डिजर्ट का। सहारा डिजर्ट कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक स्ट्रेचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा है, मारिटानिया है, यहाँ पे माली है। ये जो ये वाली लाइन दिख रही है, कंट्री का बॉर्डर है। ठीक है, माली है, फिर यहाँ पे नाइजर है, चैड है, सूडान है, इजिप्ट है, लीबिया है और अल्जेरिया है। तो दोस्तों अगर इसको आप काउंट करोगे ना, ये टोटल 9 कंट्रीज दिए गए हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंट्रीज दिए गए। तो दो कंट्रीज, एक ये वाला जो है, ये जो वाला जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे भी फैला हुआ है, ये है मोरक्को, ये है मोरक्को। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, ये है ट्यूनीशिया। ठीक है, तो टोटल 11 कंट्रीज पे फैला हुआ है क्या, सहारा डिजर्ट। ठीक है, क्लाइमेट। अब देखते हैं दोस्तों सहारा डिजर्ट का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डिजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पांच ड्राई। तो दोस्तों सहारा डिजर्ट का जो क्लाइमेट है वह स्कॉचिंग हॉट है और पांच ड्राई। स्कॉचिंग हॉट का मतलब बहुत ज्यादा गर्म, पांच ड्राई का मतलब बहुत ज्यादा ड्राई। इट हैज ए शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट रेनी सीजन, यानी कि तो ऐसा सीजन आता है कि थोड़ा सा टाइम के लिए बारिश होती है, वो भी ना के बराबर बारिश होती है। जो स्काई है दोस्तों वह क्लाउडलेस और क्लियर है। अब इसको समझेंगे कि जो स्काई है वो क्लाउडलेस क्यों है। अब देखो सपोज हमारी कंट्री ले लो, हमारी कंट्री में क्या है, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज से क्या होता है, वाटर वेपर रिलीज होता है। ये वाटर वेपर जो पानी है वह वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है। और ऊपर वाले एरिया में हम जानते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा, उसमें डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल पूरा फैले हुए हैं। चाहे नीचे आप ले लो उधर, पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल फैले हुए हैं। अब डस्ट पार्टिकल फैले हुए दोस्तों, वो तो ऊपर भी फैले हुए हैं, नीचे भी फैले हुए हैं। बट जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है नीचे क्यों नहीं, ऊपर क्यों होता है वह, क्योंकि देखो नीचे जो टेम्परेचर काफी हाई रहता है, नीचे का टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए जो जो वाटर वेपर हैं वे क्या नहीं हो पाते, वे कंडेंस नहीं हो पाते। बट ऊपर जब जैसे जैसे जाते रहते हैं तो ऊपर टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, तो वहां पे वे जाके क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल घूमते रहते हैं उसके उस पे जाके वे कंसोलिडेट हो जाते हैं, यानी कि कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस डस्ट पार्टिकल पे वे कंडेंस हो जाते हैं। अब इसी के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, ऐसे डस्ट पार्टिकल पे, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल पे वाटर वेपर जब जब वहां पे जाके कंडेंस हो जाते हैं तब दोस्तों फॉर्मेशन होता है किसका, क्लाउड का। तब वही क्लाउड होता है, यानी कि क्लाउड में क्या होता है, नॉर्मली क्लाउड में पानी होता है। तो यह क्लाउड जब मूव करता रहता है, फिर यहाँ पे मान लो कोई, यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ी, कोई भी जैसे हिमालय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लाउड जाता है, यहाँ से टकराता है, फिर इस वाले एरिया में क्या होता है दोस्तों, बारिश होती है। ठीक है, और इस बारिश का नाम आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, इस बारिश को हम ओरोग्राफिक या रिलीफ रेन बोलते हैं, क्योंकि यह ओरोग्राफिक यानी पहाड़ी से टकरा कर होती है। ठीक है, यानी कि जो क्लाउड होता है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है, उसमें पानी होता है। बट यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान में क्या है, यहाँ पे वाटर बॉडीज है ही नहीं, यहाँ पे वाटर वेपर ऊपर जाता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता ही नहीं है। डस्ट पार्टिकल तो ऊपर रहते हैं बट वाटर वेपर पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ का जो स्काई है बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जो मॉइस्चर है दोस्तों, क्लाउड यहाँ पे डिजर्ट एरिया में जो मॉइस्चर है वह अक्यूमुलेट होने की
अक्यूमुलेट होने से कहीं ज़्यादा तेजी से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, यानी जो मॉइस्चर है यहाँ पे जितनी तेजी से वह इकट्ठा नहीं होता, उतनी तेजी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से वह इवेपोरेट हो जाता है। डेज आर अनबिलीवली हॉट, जो डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, डे के टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हैज आई 50 डिग्री सेल्सियस। सोर का मतलब उठना, जो डे का टेम्परेचर है दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, यानी डे का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इससे क्या होता है, जो सैंड और बेयर रॉक्स हैं काफ़ी हीट हो जाते हैं, विच इन टर्न रेडिएट हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। और उसके बदले ये जो बेयर रॉक्स हैं और जो सैंड है ये क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं चारों डायरेक्शन में, और जो सराउंडिंग वाला रीजन होता है इससे क्या होता है और ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब इसको समझेंगे किस प्रकार से सराउंडिंग एरिया जो है वह रेडिएशन की वजह से जो हीट रेडिएट होता है उससे हॉट हो जाता है। अब वैसे याद करो, विंटर के सीजन में आपके घरों में क्या होगा, रूम में आप क्या करते हो, हीटर लगाते हो। ठीक है, मान लो आपके रूम में हीटर लगा हुआ है, आपका रूम इतना बड़ा आपका रूम है और यहाँ पे आपने हीटर लगाया हुआ है, ये आपका हीटर है। हीटर में क्या होता है, हीटर जो है एक स्प्रिंग रहती है जो कि हीट रहती है, पूरी गर्म रहती है, और उसकी वजह से आपका पूरा रूम जो है गर्म हो जाता है। आपका पूरा रूम गर्म हो जाता है ना, क्यों होता है, पूरा रूम वार्म क्यों होता है, क्योंकि जो हीट होती है दोस्तों, जो हीट होती है वो रेडिएट होती है, यानी ये हीट एक हिसाब से आप ट्रांसफर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो हीट होती है वह हाई 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 टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो है कि क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। बट सराउंडिंग एरिया का जो टेम्परेचर होता है लो होता है, इस वजह से वो रेडिएट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो सेम यही चीज यहाँ पे होता है रेगिस्तान में, यानी कि डिजर्ट एरिया में। वहां पे जब सनलाइट पड़ती है सैंड पे, अब जैसे यहाँ पे सैंड एरिया है, यहाँ पे मान लो कहीं रॉकी माउंटेन है या प्लेट्यूज, उठे उठे जो वर्टिकल प्लेट्यूज है, एलिवेटेड प्लेट्यूज है, यहाँ पे सनलाइट पड़ी, फिर यहाँ पे सनलाइट पड़ी। अब ये जो सैंड है काफी गर्म हो जाता है, और जो प्लेटू एरिया है यानी कि जो बेयर रॉक्स माउंटेन्स हैं वे भी काफी गर्म हो जाते हैं। अब इसके बदले अब ये जो सराउंडिंग वाला जो एटमॉस्फेयर वाला रीजन है दोस्तों, ये इतना गर्म नहीं होता, क्योंकि हीट तो डायरेक्ट इस पे पड़ रही है। बट जैसे हम जानते हैं कि एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर है उतना गर्म नहीं होता। बट इसके बदले क्या होता है, जब ये गर्म हो जाते हैं, ये हीट को, क्योंकि इनके सराउंडिंग वाला जो एरिया है वह ठंडा है, इनके कंपेरिजन में वह ठंडा है, तो ये क्या करते हैं, हीट जो है रेडिएट करते हैं, हीट चारों डायरेक्शन में रेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग वाला एटमॉस्फेयर वाला एरिया है वह भी काफी गर्म हो जाता है। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, जो नाइट होता है फ्रीजिंग कोल्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा होता है, विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। अब देखो, डे के टाइम में जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जा रहा है, डे और नाइट के टाइम में वही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है। सोचो वहां पे जीवन जीना कितना ज्यादा टफ है। जैसे अल अजीजिया इन द सहारा डिजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस 1922 में दोस्तों। जो लीबिया है, ये लीबिया है, यहाँ पे ट्रिपोली है, इसके साउथ में एक जगह है, वहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 1922 में। अभी तक का सबसे हायर टेम्परेचर वहीं पे था 57.7 डिग्री सेल्सियस, नहीं इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं गया है पूरे सहारा डिजर्ट में। ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना, अब वहाँ के फ्लोरा और फाउना के बारे में देखते हैं। वेजिटेशन इन द सहारा डिजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकाशिया। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है कौन सा होता है, कैक्टस यानी कि नागफनी, जिसके पत्तों में देखोगे आप ना कांटे कांटे निकले रहते हैं। ठीक है, उसका भी रीजन साइंस में हम पढ़ेंगे क्यों, कि ये कांटे क्यों रहते हैं। ठीक है, तो कैक्टस होते हैं, डेट पाम्स होते हैं, अकाशिया होते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, कुछ प्लेसेस पे ओएसिस होते हैं। ग्रीन आइलैंड विद डेट फार्म्स सराउंडिंग देम, जो ओएसिस होते हैं ग्रीन आइलैंड होता है, उनके सराउंडिंग में डेट फार्म्स होते हैं। एक्चुअल में ये ओएसिस होते क्या है दोस्तों, अब समझेंगे इसको। मान लो कोई रीजन है, कोई भी एक एरिया है, कोई भी एक एरिया, विंड चली, इस एरिया से जितना भी सैंड था, विंड जो है अपने साथ ब्लो करके अपने साथ लेकर चली गई दूसरी जगह। अब ये एरिया में लगातार जब विंड अपने साथ इसको लेके जाती है, इरोजन होता है यहाँ पे सैंड का, तो एक टाइम आता है दोस्तों, यानी मान लो यही लेवल है, यहाँ पे विंड चली, इसको इस वाले रीजन में, यहाँ से इस वाले रीजन में विंड लगातार इनको लेके चली जा रहा है, यहाँ से जो सैंड है उड़ा के लेके चली जा रही है अपने साथ ब्लो करके। तो एक टाइम आता है दोस्तों, इतना ज्यादा ये जो डिप्रेशन होता है इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि जो नीचे का पानी का लेवल है ऊपर आ जाता है। पानी का लेवल जब ऊपर आ जाता है, अब सीधी सी बात, जब पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे वेजिटेशन, जैसे कि डेट पाम्स और कासिया, ये सारे डेट पाम्स, इसके सराउंडिंग पूरे डेट पाम्स आ जाते हैं, डेट पाम्स के पौधे होते हैं, और जो सराउंडिंग का एरिया होता है वो काफी फर्टाइल होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं,
Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there। तो यहाँ पे जो prominent animal species रहती हैं उनमें कौन कौन सी हैं, जैसे कि कैमल्स हो गए, हैनस हो गए, जैकल्स यानी कि सियार, फॉक्सेस यानी कि लोमड़ी, स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू, और बहुत सारी वैरायटीज होती हैं स्नेक्स और लिजर्ड की, जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज हैं जो कि यहाँ पे रहती हैं। ओएसिस इन द सहारा डिजर्ट। अब देखो जैसे हमने देखा ना, ये ओएसिस है, यहाँ पे देखो ओएसिस है, यहाँ पे डेट फार्म्स के प्लांट हैं, यहाँ पे देखो ये एरिया में क्या है, पानी है पूरा, ठीक है, इस एरिया में पूरा पानी है। तो सराउंडिंग वाला एरिया क्या होता है, ये जैसे कि छोटे एरिया में दिख रहा है ना, अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया में होता है। सोचो ना, जहाँ का एरिया जो डिजर्ट एक इतने बड़े भूभाग पे फैला हुआ है, वहां पे ओएसिस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। पीपल, अब यहाँ के लोगों के बारे में देखते हैं। दिस सहारा डिजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो दोस्तों सहारा डिजर्ट इतना हार्श क्लाइमेट होने की वजह से, यानी कि डे के टाइम में इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा है और नाइट के टाइम इतना ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, इसके बावजूद भी वहाँ वेरियस ग्रुप्स रहते हैं, लोगों के कई सारे ग्रुप्स रहते हैं, इनहेबिट करते हैं, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, परस्यू करते हैं। अमंग उनमें से बेदुइन्स और तुआरेग्स भी हैं। ये क्या है, ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं, नोमैडिक। अब इसको रिकॉल करो, अब हम हर चीजों को ना अगर पढ़ोगे, आप स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ोगे, चीजों को आप कनेक्ट करते जाओ। नोमैडिक क्या, हमने नोमैडिक क्या देखा था, नोमैडिक क्या होता है, जब हिस्ट्री में हमने पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में हमने देखा था नोमैडिक उन लोगों को बोलते थे जो एक जगह पे नहीं स्टे करते, एक जगह पे नहीं स्टे करते, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, उनको नोमैडिक बोलते हैं। तो एक ग्रुप कौन थे, ये नोमैडिक ट्राइब थे, जो कि लाइफ स्टॉक रियर करते थे। कौन सी लाइफ स्टॉक, जैसे गोट, शिप, कैमल और हॉर्सेस, यानी भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ों का ये पालन करते थे। ये जो एनिमल्स होते थे, इनको इसके बदले क्या प्रोवाइड करते थे, इन एनिमल से इनको क्या मिलता था, मिल्क मिलता था और हाइड मिलता था। हाइड का इस्तेमाल ये क्या करते थे, हाइड के लिए, हाइड का क्या करते थे, हाइड का ये इस्तेमाल स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स और बेल्ट के लिए लेदर बनाने में करते थे, ठीक है, यानी कि बेल्ट। अब जैसे डिजर्ट एरिया में जाओगे, अब थोड़ा आपको अकवर्ड लग रहा होगा वाटर बॉटल, डिजर्ट एरिया में जाओगे ना, वहाँ पे उस सहारा डिजर्ट में, वहाँ पे आपको इसी का मिलेगा, लेदर का बना हुआ ही वाटर बॉटल मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि ये जो एनिमल हो गए लाइफ स्टॉक, इनको इन लाइफ स्टॉक जैसे गोट, शिप, कैमल और हॉर्सेस, इनका ये रियरिंग करते हैं, इनको पालते हैं, और उसके बाद तो इनके बदले इनको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और उसके बाद हाइड मिलता है। हाइड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हाइड का इस्तेमाल ये लेदर के लिए, वो हाइड निकालते हैं, व्यापारियों को बेच देते हैं, तो व्यापारी क्या करते हैं, इससे लेदर जो इनका जो हाइड है उससे जाके लेदर बनवाते हैं। वो लेदर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बेल्ट बनाने के लिए, स्लीपर बनाने के लिए, वो वाटर बॉटल के लिए। और इनके हेयर का इस्तेमाल, जो हेयर का यूज है किस लिए, मैट के लिए, कारपेट के लिए, क्लॉथ और ब्लैंकेट बनाने के काम आता है। दे वियर हैवी ड्रॉप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड, क्योंकि ये एक स्टॉर्म, वहाँ पे वार्म जो स्टॉर्म्स हैं बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों, इसलिए उससे प्रोटेक्शन, अपने आप को हॉट विंड से और डस्ट स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए ये हैवी ड्रॉप्स पहनते हैं, काफी भारी भारी भरकम कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population। तो दोस्तों जो सहारा डिजर्ट में जो ओएसिस है और नाइल वैली जो है, कि इजिप्ट में जो नाइल वैली है, उसकी वजह से वहाँ पे काफी सेटल पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन कहाँ पे सेटल होगी, जहाँ पे वाटर रहेगा। सिंस वाटर इज अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, द पीपल ग्रो डेट पाम्स, तो जो यहाँ के लोग हैं वे क्या ग्रो करते हैं, डेट पाम्स ग्रो करते हैं। क्रॉप एज राइस, वीट, बार्ले एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन। तो यहाँ पे राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले यानी कि जव हो गया, और बीन्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। जो इजिप्शियन कॉटन जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, वह इजिप्ट में ग्रो की जाती है। तो दोस्तों जैसे हमने देखा था ओएसिस क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखो, डिप्रेशन आर फाउंड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। डिप्रेशन कब बनता है, जब एक जगह से विंड क्या करती है, सैंड को बहा के दूसरी जगह ले जाती है। इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस। तो ऐसा डिप्रेशन जहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है सरफेस पे पहुंच जाता है, तो वहां पे क्या होता है, ओएसिस इज फाउंड, वहां पे ओएसिस का निर्माण होता है, वहां पे ओएसिस बनता है। ये जो एरियाज हैं, हमने ऑलरेडी देखा ना कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। पीपल में सेटल अराउंड दीज बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स। यहाँ पे लोग जो है सेटल होते हैं नॉर्मली, और क्या करते हैं, डेट पाम्स ग्रो करते हैं और अदर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। समटाइम्स द ओएसिस में भी abnormally लार्ज। समटाइम्स जो ओएसिस होते हैं दोस्तों काफी बड़े होते हैं। तो दोस्तों जो मोरक्को है, मोरक्को में एक है ताफिला लेट ओएसिस, जो है इतना बड़ा है कि इसका पूरा एरिया अगर मेजर किया गया, तो ये पूरा एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के भूभाग पर, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर यह फैला हुआ है।
द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो दोस्तों जब वहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट, ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोडक्ट है जिसका इतना बड़ा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में जिसका इतना बड़ा डिमांड है, जब इसकी डिस्कवरी हो जाती है कहाँ पे, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में, इससे क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट, इससे जो सहारा डिजर्ट है ना, कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहा है, मतलब उसको एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया जा रहा है। अदर मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट दैट आर फाउंड इन द एरिया, इनमें जो अदर इम्पोर्टेंस पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंस मिनरल्स पाए जाते हैं वो है जैसे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। तो जो कल्चरल लैंडस्केप है दोस्तों सहारा का, वो चेंज हो रहा है। ग्लीमिंग glass cased office building tower over mosques and super highways crisscross the ancient camel path। तो दोस्तों मॉस्क्यू से भी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं, कांच की खिड़कियों वाली बिल्डिंगें वहां पे बन गई, और सुपर हाईवे जो कि एंशियंट कैमल पाथ पे, जो एंशियंट कैमल पाथ थे वहां पे आज के टाइम में हाईवे बना दिए गए हैं। यानी सोचो ना, एक रेगिस्तान एरिया में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कांच की खिड़कियों वाली बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके बाद जो ट्रक जहाँ पे ऊँट चलते थे जिस रास्ते पे, वहां पे सुपर हाईवेज बना दिए गए हैं। और जो ट्रक है वो कैमल को साल ट्रेन में रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि कैमल की जगह ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है। टुआरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। जो टुआरेग्स हैं वे क्या करते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ना घूमने, उनको गाइड का काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ। अब ज्यादा से ज्यादा जो नोमैडिक हर्ट्समैन थे वे सिटी की तरफ जा रहे हैं, जो ऑयल और गैस ऑपरेशन में काम ढूंढ रहे हैं। दी कोल्ड डिजर्ट, अभी तो हमने हॉट डिजर्ट के बारे में देख लिया, अब कोल्ड डिजर्ट के बारे में देखते हैं। लद्दाख, लद्दाख का मतलब क्या है? लद्दाख दो वर्ड से मिलकर बना, ला मीनिंग माउंटेन, माउंटेन पास, दाख मीनिंग कंट्री। लद्दाख जो है दोस्तों एक कोल्ड डिजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालयाज में है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न साइड में, अभी देखेंगे कहाँ पे। द काराकोरम रेंज जो है दोस्तों इसके नॉर्थ में है, और जंस्कर माउंटेन इसके साउथ में है, और सेवरल रिवर्स यहाँ लद्दाख से फ्लो होती हैं। जो इंडस रिवर है वह सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। द रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल दी गांगरी ग्लेशियर। तो दोस्तों जो बहुत सारी रिवर्स बहती हुई क्या फॉर्म फॉर्म करती हैं वहाँ पे, क्या बनाती है, रिवर डीप वैलीज बनाती हैं, गॉर्जेस बनाती हैं, और बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। अब देखो यहाँ पे वैली है, गॉर्जेस है। जो वैली होती है ना उसका जो ये वैली होता है, मतलब ये ज्यादा स्टीप नहीं होता, बट जो गॉर्जेस होते हैं काफी ज्यादा स्टीप होते हैं। यहाँ से भी रिवर जाती है, यहाँ से भी रिवर जाती है, बट इनका जो साइड होता है बहुत ज्यादा स्टीप होता है। अब जैसे जो वैली हो गया वो वी के आकार का, नॉर्मली ऐसा रहता है, ज्यादा स्टीप नहीं रहता, थोड़ा सा काफी ज्यादा स्लैंट रहता है। बट जो गॉर्जेस होते हैं ना वो लगभग ऐसे रहते हैं, ऐसे, वो बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं। और बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं लद्दाख में, जैसे कि गांगरी ग्लेशियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लद्दाख, जैसे ये है लद्दाख, ये है लद्दाख। तो लद्दाख के नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो इसके नॉर्थ में क्या है, ये है काराकोरम रेंज, यहाँ से काराकोरम रेंज है इसके नॉर्थ में लद्दाख के, और इसके साउथ में यहाँ पे देखो ये जंस्कर रेंज है, जो जंस्कर माउंटेन है वो यहाँ पे है। ठीक है, मैंने देखा कि नॉर्थ में क्या है, काराकोरम रेंज है, उसके साउथ में जो है जंस्कर माउंटेन्स है, और बहुत सारी रिवर्स यहाँ से फ्लो होते हैं। ठीक है, और जो द्रास है, द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख, जो कि एक बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेस है द्रास, जो कि जहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में। The altitude in Ladakh vary from about 3000 मीटर in Kargil to more than 8000 मीटर in the Karakoram। तो दोस्तों जो इसका अल्टीट्यूड है लद्दाख में वो वेरी करता है। अल्टीट्यूड द सेंस कि ग्राउंड सी लेवल से उसका जो हाइट है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे कि 3000 मीटर कहाँ पे है, 3000 मीटर कारगिल में है। यहाँ पे जो इसका ऑल्टीट्यूड है लद्दाख का वो है 3000 मीटर। और जबकि अगर इधर की डायरेक्शन में आप चले जाओगे काराकोरम साइड, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 8000 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे 3000 है और काराकोरम साइड में कितना है, 8000 मीटर है। जो इसका अल्टीट्यूड है काफी वेरी करता है। ड्यू टू इट्स हाई अल्टीट्यूड, इसकी हाई एल्टीट्यूड की वजह से द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अब सीधी सी बात है, जैसे हम जानते हैं ऊपर के साइड जितना जाएंगे क्लाइमेट ठंडा होता चला जाता है, कोल्ड होता चला जाता है। कितना हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से इसका जो क्लाइमेट है एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई है। द एयर एट दिस अल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फील्ड इंटेंसली। और जो उसका एयर होता है, जो एयर यहाँ पे ब्लो होती है इस अल्टीट्यूड पे, उतना ज्यादा थिन होती है, इतनी इतना नॉर्मल होती है, यानी इतनी ज्यादा थिन होती है कि सन की हीट को बहुत इंटेंसली फील किया जा सकता है वहां पे। द डे टेम्परेचर इज समर
इन समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री। जो डे टेम्परेचर होता है समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा ऊपर होता है 0 डिग्री के। एंड द नाइट टेम्परेचर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो दोस्तों, डे का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से, बट नाइट का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स। तो विंटर्स में काफी फ्रीजिंग कोल्ड होता है, जो टेम्परेचर होता है समटाइम्स -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सोचो -40 डिग्री सेल्सियस में कौन रह सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, जैसा कि जो लद्दाख है दोस्तों, यह रेंज हिमालय के रेंज शेडो में है, इसलिए यहाँ पे जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है काफी कम होती है। ठीक है, यानी अब जैसे कि ये लद्दाख है, ठीक है, अभी लद्दाख है। रेन शेडो क्या होता है, मान लो कोई एक पहाड़ी है, कोई एक ऐसी पहाड़ी है हिमालय मान लो। अब जो बारिश होती है, जैसे क्लाउड क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, जैसे अभी हमने देखा कि क्लाउड ऐसे जाता रहता है, क्लाउड ऐसे ऐसे मूव करता है, फिर एक टाइम आता है कि यहाँ पे ऐसे जाते जाते इसको रास्ते में मान लो कोई हिमालय कोई या कोई माउंटेन मिल गया, यहाँ पे क्या होता है, कोलाइड हो जाता है, यहाँ पे टकराता है, फिर यहाँ पे रेन होती है। बट अब सोचो, अब यहाँ पे टकराया, रेन ऐसे ऐसे है, यहाँ पे टकरा गया, यहाँ पे तो बारिश हो गई, बट यहाँ पे ये बादल नहीं पहुंच पाया, और जो लद्दाख है इसी वाले एरिया में है, इसी को रेन शेडो एरिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रेन है पहुंच ही नहीं पाते, यहाँ पे जो क्लाउड है पहुंच ही नहीं पाते, तो इस वजह से यहाँ बारिश नहीं होती। तो लद्दाख जो है हिमालय की रेन शेडो एरिया में है, तो बारिश जब आती है इधर से जाती है, मानसून सीजन, जो मानसून यहाँ से चलता है, तो बादल यहाँ पे ऐसे जाता है, इधर ही बारिश हो जाती है, उधर बारिश नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इसलिए लद्दाख जो है वह क्या है, हिमालय के रेन शेडो एरिया में, इसलिए यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। एवरी ईयर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। सोचो 10 सेंटीमीटर, एक जो डिजर्ट में बारिश होती है उससे भी कम। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। तो एरिया यहाँ पे फ्रीजिंग विंड होता है, बहुत ठंडी हवा चलती है, बर्निंग हॉट सनलाइट होता है। ठीक है, आपको थोड़ा जानकर यह सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि अगर इन द सन विद योर फीट इन द शेडो, अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो, यहाँ पे आप बैठ रहे हो विद योर बेयर शीट, यानी बिना कुछ पहने, यू में सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे आपको क्या होता है, सनस्ट्रोक भी हो सकता है और फ्रॉस्ट बाइट भी। सनस्ट्रोक क्या होता है, जब लू, जैसे लू चलता है ना, गर्म हवा चलती है, लू लग जाए उसको बोलते हैं। फ्रॉस्ट बाइट यानी कि बहुत, जब बहुत ज्यादा ठंडा हो, तो सेम टाइम पे आपको दोनों चीजें हो सकती है, या समझ लो दो बीमारी हो सकती है। ठीक है, दो चीज से आप सफर कर सकते हो, एक सनस्ट्रोक से भी और फ्रॉस्ट बाइट से भी सेम टाइम पे। फ्लोरा एंड फौना, हम डिजर्ट एरिया का देख लेते हैं। अब यहाँ का जो लद्दाख है वहाँ का फ्लोरा और फौना के बारे में जानते हैं। ड्यू टू हाई एरिडिटी, ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। स्पार्स का मतलब विरल या बहुत ही कम। तो हाई एरिडिटी की वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत ही विरल है। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज, यहाँ पे स्कैंटी पैचेज हैं ग्रासेज की, एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज, एनिमल को चराने के लिए। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पोपलर्स आर सीन इन द वैलीज, विलोज में आप ग्रोव्स देख सकते हो, विलोज के और पोपलर्स के भी। ड्यूरिंग द समर, समर के टाइम में फ्रूट ट्री जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स ब्लूम। तो समर के टाइम में यहाँ पे जो फ्रूट ट्री जैसे एप्पल्स, एप्रिकॉट और वॉलनट जो होते हैं ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं, जैसे लद्दाख रॉबिन, लद्दाख में बहुत सारी स्पीसीज देख सकते हैं आप बर्ड्स की, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हुप आर कॉमन, जो कि यहाँ पे कॉमन है। सम ऑफ दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ इसमें से माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब ये लद्दाख के नहीं है, बट उधर से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे मेडिटेरियन रीजन से आए हुए हैं या पोलर रीजन से आए हुए हैं। ठीक है, द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं कौन से, वाइल्ड गोट्स हैं, वाइल्ड शीप हैं, याक है, और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स होते हैं यहाँ पे। द एनिमल आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड। तो यहाँ पे भी एनिमल की रियरिंग, एनिमल को क्यों पालते हैं लोग, मिल्क के लिए, मीट के लिए और हाइड के लिए। याक का मिल्क किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीज बनाने के लिए और बटर बनाने के लिए। जो शिप और गोट का हेयर है वो किस लिए यूज किया जाता है, वुलेस बनाने के लिए। ठीक है, द चीरू आर द तिब्बतन एंटलोप, जो एक चीरू या तिब्बतन एंटलोप जो है वह एक इंडेंजर स्पीसीज है। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल, या इसके ऊल के लिए इसको हंट करते हैं, इसका लोग शिकार करते हैं, जिसको कि सातूस के नाम से बोलते हैं, सातूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको, जो कि वेट में काफी लाइट होता है, काफी हल्का होता है, वो बहुत ज्यादा वार्म होता है। पीपल, अब यहाँ के लोगों के बारे में देखते हैं दोस्तों, लद्दाख के लोगों के बारे में देखते हैं। डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आपको कोई रिसेम्बलेंस दिखता है, मतलब मिलता जुलता, कोई इनकी जीवन शैली मिलता जुलता है कुछ इसमें, जो तिब्बत तिब्बत
की इनहेबिटेंट हैं और जो सेंट्रल एशिया की इनहेबिटेंट हैं और जो लद्दाख की इनहेबिटेंट हैं, यानी यहाँ के जो रहने वाले, इनमें कुछ आपको मिलता-जुलता दिखता है? द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। तो दोस्तों यहाँ के लोग या तो मुस्लिम है या तो बुद्धिस्ट हैं। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। तो दोस्तों इनफैक्ट क्या है कि बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं कहाँ पे, लद्दाख में, अपने ट्रेडिशनल गोम्पस के साथ। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर, कुछ फेमस मोनास्ट्री जैसे हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, शे हो गया एंड लाम्यूरू हो गया। ठीक है। In the summer season the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip। तो दोस्तों समर सीजन में लोग बिजी होते हैं कल्टीवेशन में, किसके, बार्ली के, पोटैटोज के, पीस के, बीन्स के और टर्निप के। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्ड। तो विंटर मंथ में जो क्लाइमेट इतना ज्यादा हार्श होता है, दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन द फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। लोग अपने आप को इंगेज रखते हैं किसमें, फेस्टिविटीज में और सेरेमनीज में, यानी फेस्टिवल करने में और सेरेमनीज में। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो वुमेन्स होती हैं काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, वे घरों में ही केवल काम नहीं करते और न ही केवल खेतों में काम करते, बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। वे छोटे छोटे बिजनेस भी करते हैं और शॉप्स भी मैनेज करते हैं। ले जो कि लद्दाख का कैपिटल है, वो वेल कनेक्टेड है बाय रोड और बाय एयर भी। द नेशनल हाईवे 1 अल्फा कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। तो दोस्तों जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो 1 अल्फा है जो कि लद्दाख के लेह को कनेक्ट करता है किससे, कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है किसके थ्रू, जोजिला पास के थ्रू। ठीक है, जोजिला पास के थ्रू यह कश्मीर वैली को लेह से कनेक्ट करता है। कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 1 अल्फा। ठीक है। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ की जो मेजर एक्टिविटी है यहाँ पे, वो है टूरिज्म। टूरिज्म में लोग इंडिया के अंदर से तो आते ही हैं और इंडिया से बाहर यानी अब्रोड से भी आते हैं विजिट करने लद्दाख। Visits to the Gompas Trek to see the meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivals are important activities। यहाँ की जो important activities है जो कि काफी आकर्षण है यहाँ पे, वो है जैसे गोम्पास हो गया, ट्रेक टू मिडोज हो गया, ग्लेशियर को विजिट करने लोग आते हैं। सेरेमनीज जो यहाँ पे फेस्टिविटीज मनाए जाते हैं, काफी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। तो दोस्तों जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो लाइफ है ना, वो चेंज हो रही है। किस वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। मॉडर्नाइजेशन यानी जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो रही है। बट जो लद्दाख के लोग हैं ना, हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लाइव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। इतने सेंचुरीज से ये सीख गए हैं कि नेचर के साथ किस प्रकार से बैलेंस बनाकर और हार्मनी में रहना चाहिए। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल। वाटर और फ्यूल जैसी रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होने की वजह से, कमी होने की वजह से, स्कार्सिटी मतलब कमी, दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर। रिवरेंस का मतलब होता है कि इज्जत से, ठीक है, यानी सावधानी से। तो वे क्या करते हैं, इनका सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, नहीं कुछ डिस्कार्ड करते हैं, नहीं वेस्ट करते हैं। मनाली ले हाईवे, जो मनाली और ले हाईवे दोस्तों, वह 4 पासेस को क्रॉस करता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लंगलाचा ला एंड तंगलंग ला का मतलब होता है पास। ठीक है। दी हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। तो दोस्तों जो मनाली ले हाईवे है, केवल जुलाई से सितंबर के बीच ये ओपन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले अदर सीजन में यहाँ पे पूरी बर्फ रहती है। व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड, जब रोड से स्नो जो होता है क्लियर हो जाता है, तब इसको ओपन किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब क्लास 8th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, इसी के साथ क्लास 7th की ज्योग्राफी हमने खत्म कर ली।